नमस्कार, मैं हूँ अक्षय कुरेकर, अ ब्लॉकचेन डेवलपर। तो आज का हमारा वीडियो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि हमारे साथ में है द नन अदर देन सारांश गुहा, हू इज़ लाइक मेंटर फॉर मी एंड जिसको ब्लॉकचेन इंडस्ट्री का काफ़ी अच्छा तगड़ा नॉलेज है। तो आज हम आप तो अक्षय अक्षय पर आपको भरोसा नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ ब्लॉकचेन ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। यू डोंट वांट टू लिसन, ठीक है चलेगा भाई। अभी सारांश भाई से सुनते हैं हम कि ब्लॉकचेन की क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है एंड व्हाट इज़ अ नीड, उसकी क्या डिमांड है मार्केट में एंड व्हाट आर द पब्लिक रिसोर्सेज एंड ऑल दोज़ थिंग्स। सो ओवर टू यू सारांश, प्लीज़ गो अहेड विद द इंट्रो। Sure. Thank you, Akshay. Namaskar. Thank you for having me here. Very nice and kind words. तो जैसा कि अक्षय ने बताया, मैं काफ़ी समय से ब्लॉकचेन फील्ड में काम कर रहा हूँ और उससे पहले भी मैं आईटी में ही था. So my basic background is after CBSE I did my engineering. तो मैंने इंजीनियरिंग की थी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में. जाहिर सी बात है, कोर में अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम है इंडिया में, हाँ, तो ट्रू। इसलिए मैं आईटी में आ गया. नाउ कट टू आईटी. आईटी में मैंने शुरू किया था बिजनेस इंटेलिजेंस, डेटा वेयर हाउसिंग, ट्रेडिशनल वेब टू प्रोजेक्ट्स, बट फॉर द फाइनेंस इंडस्ट्री. तो हुँ, बैंक्स, क्रेडिट यूनियंस, इंटरनेशनल बैंक्स और उनके डेटा को लेके काम था ज़्यादातर. डेटा बेसिस, डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियरिंग प्राइमरली. उसके बाद उसी दौरान मैंने ब्लॉकचेन को एक्सप्लोर करना शुरू किया, क्योंकि उस टाइम पे, मैं बात कर रहा हूँ कुछ 7 साल पहले की, उस टाइम पे वॉव! अ, उस टाइम पे एक मेजर चैलेंज था क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स का. हाँ, तो अगर आप किसी और देश में बैठे हैं और आपने मुझे पैसे भेजे, तो उसमें अगर ट्रेडिशनल मीन्स से आऊँ मैं स्विफ्ट ट्रांसफर के थ्रू यूएस से, सो मे बी मुझे 3 से 4 दिन लग जाएँगे इंडिया में बैठे-बैठे पैसे रिसीव करने में. तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब मैं कुछ ट्रेडिशनल अप्रोचेस से हट के टेक्नोलॉजी के उपाय देख रहा था, तब मुझे ब्लॉकचेन का पता चला. इनिशियली मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया, बट उस टाइम पे रिसोर्सेज बहुत कम थे. तुम्हारे जैसे पॉडकास्ट नहीं थे ट्रू, 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 ट्रू। सेम फॉर और मी एज़ वेल। बहुत कम थे. तो मुझे बस इतना पता चला कि माइनिंग करनी पड़ती है अगर कुछ सीखने लगे. तो मैंने माइनिंग ट्राई की और माइनिंग ट्राई की. उस पे भी कुछ खास हुआ नहीं, बहुत ज़्यादा माइन नहीं कर पाए हम. बट फिर पता चला कि लाइक दैट्स नॉट द आइडियल वे टू अप्रोच. तो ट्रायल एंड एरर से बहुत सीखा मैंने. एंड इवेंचुअली वो वहीं पे ड्रॉप करना पड़ा, ऑल्दो मैंने फाइनेंस सर्विसेज में अपने प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू रखे. इवेंचुअली फिर 1 डेढ़ साल बाद मैंने फिर से रिज्यूम किया अपनी ब्लॉकचेन की जर्नी. फिर मैंने सीखा, कैप्स्टोन प्रोजेक्ट्स किए, सर्टिफिकेशंस किए, नाइस। मल्टीपल परमिशन लेस और परमिशन ब्लॉकचेन दोनों पे काम किया, पीओसीज किए, हाँ, खुद से बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया, इम्प्लीमेंट किया. फिर प्रोजेक्ट्स उठाने शुरू किए, एक्सपीरियंस लिया, एंड देन या राइट नाउ हियर आई एम, फाइनली वर्किंग विद अक्षय ऑल्सो ऑन अ प्रोजेक्ट, कोलैबोरेटिंग, building नाइस। something very revolutionary, and also contributing in the Web3 space जितना हो सकता है, through such sessions, through such talks, communities, community engagements, and projects consultancy. So, ग्रेट, ग्रेट इंट्रो सारांश, काफ़ी अच्छा था। तो आपने बहुत सारे पॉइंट मेंशन किए आपके जर्नी में, लाइक यू मेंशन पब्लिक परमिशन एंड परमिशनलेस, माइनिंग एंड द क्रिप्टो वाला भी पार्ट आपने एक्सप्लोर किया है, राइट? तो जर्नी टफ थी या आसान थी? लग तो रहा है बहुत टफ थी जो आपने एक्सप्लेन किया। सो उसका पाथ क्या है? मतलब व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू अप्रोच ऑल दिस थिंग? see, there is no ideal yes or no, or there's no ideal path या फिर कोई बुरा path, ऐसा कुछ नहीं है. It's the only two key things that kept me going or kept anyone going in this journey is consistency और learning and implementation. क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे हर रोज कोई ना कोई नया एडवांसमेंट हो ही रहा है, कोई ना कोई कुछ नया बना ही रहा है. कोई आप नया रिवोल्यूशनरी आइडिया सोचते हो, तो इसका मतलब ये है कि कम से कम 500 लोग दुनिया में और वो सोच रहे हैं, 100 लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और 10 लोग इम्प्लीमेंट करके फंडिंग उठा चुके हैं. तो आपसे हुँ, आगे तो लोग हैं. तो सही है। आपको एक्सप्लोर भी करना है, आपको सीखना भी है, आपको इम्प्लीमेंट भी करना है. और ये कंसिस्टेंटली, मतलब इट्स नॉट हुँ, नेसेसरी यू विल हिट द जैकपॉट ऑन द डे वन, बट अगर ये आप कंसिस्टेंटली करते रहोगे तो इवेंचुअली यू विल एंड अप इन अ वेरी सक्सेसफुल प्लेस वेयर आपके पास नॉलेज भी होगी, हुँ। एक्सपर्टीज भी होगी, और आपके पास काम भी होगा. सही है, सही है। तो आपकी जर्नी एज़ अ डेवलपर स्टार्ट हुई, राइट? तो फिर आपने डेवलपर के साथ-साथ कौन-कौन से पोज़ीशंस को एक्सप्लोर किया है? ओके. सो इनिशियली, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि मैं इससे पहले वेब टू इंडस्ट्री से था. हुँ, हुँ। नाउ जो लोग फ्रेशर्स होते हैं
उनके लिए उतना ज़्यादा रिलेटिवली थोड़ा सा उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं स्विच कर रहा था उस टाइम पे थोड़ा स्ट्रगल। ईजियर था, क्योंकि उनको आप डायरेक्टली इनिशियल पोजीशन जैसे कि इंटर्नशिप्स या फिर जूनियर डेवलपर्स के लिए आप कंसिडर कर सकते हो। प्रॉब्लम मेरे जैसे बंदों के साथ ये थी कि हम लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री से थे, हमारे पास किसी और टेक स्किल में कोई ना कोई स्किल सेट था, एक्सपर्टीज थी, इंडस्ट्री डोमेन की नॉलेज थी, प्लस किसी एक सैलरी पे हम लोग थे ऑलरेडी, ठीक है। बराबर। नाउ जो जिसमें हम लोग स्विच कर रहे थे ब्लॉकचेन में, अब ब्लॉकचेन में वो लोग इनिशियली या फिर इतना पैकेज नहीं दे रहे थे, या फिर हमारा पास्ट एक्सपीरियंस सोच के ये सोच लेते थे पहले ही कि या फिर इसने इसमें टाइम कम दिया है या फिर उसमें टाइम हाँ। ज्यादा दिया। तो ओके। उनको वो भरोसा नहीं आता था। तो इनिशियली फॉर मी टू स्विच वाज वेरी डिफिकल्ट, बहुत सारे चैलेंजेस आए। तो मैंने इनिशियली फ्रीलांस गिग्स उठाना शुरू किया था बिफोर आई गॉट इनटू एन एक्चुअल रोल। तो पहले सबसे पहले तो मैंने ऑफ कोर्स अपने प्रोजेक्ट्स किए, जैसे मैंने बताया आपको, सीखा, इम्प्लीमेंट किया, प्रोजेक्ट्स किए। कुछ टाइम तो रात रात भर तक हम लोग बस वो नेटवर्क ही सेटअप कर रहे हैं हाइपरलेजर का, बहुत टीडियस होता है। राइट। अच्छा। एंड द थिंग इज, अभी तो काफी सारे डॉक्यूमेंटेशन है, तब तो इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत हम्म। ज़्यादा मैनेज और मेंटेन नहीं थे, राइट। सो इनिशियली आई स्टार्ट ऑफ एज अ डेवलपर। तो मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उठाए, तो उसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज बहुत सीखी मैंने कि इम्प्लीमेंट कैसे करना है, प्रोजेक्ट बनाना कैसे है, कोई नया प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया है तो उसके लिए कौन कौन सी लाइब्रेरीज यूज़ कर सकते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके नेटवर्क सेटअप पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इंटीग्रेशन में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, रिएक्ट के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या जाता है। फिर मेटावर्स वाले साइड पे आएंगे तो उसमें क्या जाता है, क्या नहीं जाता है, वेब जीएल लेयर कहाँ बैठता है, आर्किटेक्चर कैसा बैठता है। उसके बाद देन आई स्विच टू कंसल्टेंसी रोल्स। नाउ कंसल्टेंसी में समझ में आया कि बिजनेस नीड्स को कैसे इम्प्लीमेंट करना है थ्रू टेक्नोलॉजी। क्योंकि ऐसे बीच में बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे मुझे, क्योंकि एक वेव आ गई थी, बबल आ गई थी ब्लॉकचेन की। तो लोगों को बस ऐसा था कि कोई भी आइडिया उठा लो, उसमें ब्लॉकचेन डाल दो। ब्लॉकचेन को, हाँ, ये बहुत हुआ, और राइट। नॉलेज कम थी ब्लॉकचेन के बारे में, तो लोग ऐसा करते थे कि मैंने जैसे मुझे आइडिया 2-3 बार आया था, वो था कि बुक माई शो जैसा एक ऐप है, उसको हम लोग ब्लॉकचेन पे लेके आते हैं। मैंने बोला क्यों? बोलता वो छोड़ो, आप लेके आओ। ठीक है। विदाउट एनी यूज केस। हाँ, हाँ। हाँ, बिना यूज़ केस के। बट मैंने बोला कि ठीक है, आपके यूज़र्स जो आएँगे वो गैस फीस भी पे करेंगे। हाँ। तो ये तो एक चैलेंज आ जाएगा उनके लिए, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट हो गया ये। हाँ। टिकट भी बुक करो और थोड़ा-सा गैस फीस भी पे करो। तो बोलते हैं जी गैस फीस क्या होता है? मैंने बोला कोई भी ट्रांज़ैक्शन करने के लिए पब्लिक ब्लॉकचेन पे आपको एक फीस देनी पड़ती है, वो है गैस फीस। फिर बोलते हैं कि तो दूसरा कोई ऑप्शन है? मैंने बोला ऑफ कोर्स परमिशन ब्लॉकचेन है, उसमें आपको चूज़ करना पड़ेगा कि कौन से यूज़र्स आपके नेटवर्क में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ट्रांज़ैक्शंस कर सकते हैं। तो ठीक है, वो यूज़ कर लो, उसमें तो गैस फीस देना नहीं पड़ेगा। मैंने बोला आप पहले टेक्नोलॉजी समझिए, हाँ। वो वाला पार्ट आप मुझ पे छोड़ दीजिए, बट पहले आप टेक्नोलॉजी समझिए, ये बिल्कुल फ़ीज़िबल नहीं है। क्योंकि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट तो आएगा, तो वो ज़्यादा पड़ जाएगा बॉस। आपको। तो लोग ऐसे आ रहे थे, ऐसे रैंडम रिक्वेस्ट लेके आ रहे थे, तो तब मुझे समझ में आया कि इसकी भी ज़रूरत है। फिर मैंने देखा कि कुछ लोग, बहुत सारे जो इंटरनेशनल वाले क्लाइंट्स आ रहे थे, वो कुछ ज़्यादा ही टफ-टफ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिप्टोग्राफी रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड, आईपी हाँ। मैनेजमेंट रिलेटेड, कॉपीराइट्स इश्यू में, क्योंकि इन सब चीज़ों के, वोटिंग, बैंकिंग, तो इन सब बराबर। चीज़ों में ऑलरेडी लॉज़ एस्टेब्लिश्ड हैं यूनिवर्सली। हाँ। और उसमें अगर आप टेक्नोलॉजी को इमर्स कर रहे हो या दोनों की शादियाँ करवा रहे हो, तो उसमें सो टफ। ज़्यादा नॉलेज चाहिए, राइट? तो राइट। तब मैंने अपनी मास्टर्स की, तो तब मुझे पता चला कि रिसर्च मेथोडोलॉजीज़ कैसे होती है। कैसे टेक्निकल प्रॉब्लम को, बिज़नेस प्रॉब्लम को एनालिटिकली, कंपैरेटिवली कैसे रिसर्च किया जाता है, फिर अल्टीमेट कंक्लूजन क्या निकलता है, फिर पीओसीज़ होते हैं, फिर कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ये हो गई मेरी टेक्निकल जर्नी। उसके बाद मैंने देखा कि खाली इम्प्लीमेंट करना ज़रूर आसान नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, ये इनफ नहीं है। बहुत सारे डेवलपर्स हो गए हैं, क्योंकि मैं भी काफ़ी सारे कम्युनिटीज़ में, जैसे तुम भी हो, वैसे मैं भी काफ़ी सारे कम्युनिटीज़ में एक्टिव हूँ, तो डेवलपर्स काफ़ी सारे हो गए, फ्रेशर्स, एक्सपीरियंस बोथ। नाउ प्रॉब्लम ये थी कि ये जो इंडियन प्रोजेक्ट्स है, जो इंडियन इकोसिस्टम है, वो प्रोजेक्ट्स बना तो रहा था, बट उसको मार्केट नहीं कर पा रहा था, ले नहीं पा रहा था आगे, टू बिजनेस यूजर्स, एंड यूजर्स, गवर्नमेंट्स को या एंटरप्राइजेस को पिच नहीं कर पा रहा था। तो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड होलिस्टिक बिजनेस अप्रोचेस। तो ओके। तब मैंने फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे थोड़ा ध्यान दिया, प्रोडक्ट रिसर्च किया, प्रोडक्ट एनालाइज किया, मार्केट क्या चल रहा है, मार्केट एक्सपेक्ट क्या कर रही है, यूजर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसमें चैलेंजेस कहाँ आ रही है। उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट से फिर मैंने देखा कि अभी सब कुछ हो रहा है, बट लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, मतलब लोग
दस ओह! दस चीजें साथ में ले रहे हैं, 10 डेवलपर एक ही चीज पे काम कर रहे हैं, टाइमलाइन बराबर स्प्लिट है। नहीं हो पाते। आपके पास एक जी, रेवोल्यूशनरी आइडिया है, हाँ। यू हैव द फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज, बट आपने इम्प्लीमेंट करना शुरू भी कर दिया। आपका टाइम फ्रेम था कि मान लो मुझे से 4 महीने में ये कंप्लीट करना है, तब तक आपके पास फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज भी था। बट हुँ, आपने, क्योंकि इतने सारी चीज़ें आ गई इन द मिडल, प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं हुई, तो आपका वो डिलीवरी एक्चुअली 8 महीने में हुआ। ऐसे भी प्रोजेक्ट्स देखे हैं मैंने, राइट? हुँ, तब मैं फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी आ गया, एंड अल्टीमेटली फिर मैंने नाइस। देखा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के पास रेवोल्यूशनरी आइडिया है, बट ये जो एंड टू एंड एक्सपीरियंस जो है मेरा, ये हाँ, भी वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, क्योंकि मैं सिर्फ कंसल्टेंसी करके उनको बता तो दे रहा हूँ, बट ये हाँ, चीज़ कन्वे भी करना ज़रूरी है ऑडियंस को, क्योंकि आपकी हाँ, कम्युनिटी को नहीं पता कि आपने क्या सोच रखा है, राइट? राइट। तब मैं कंटेंट में आया, तो कंटेंट में मैंने फिर व्हाइट पेपर्स लिखे, डॉक्यूमेंटेशंस लिखे, एपीआई डॉक्यूमेंटेशंस लिखे, वाह भाई एंड साहब! नाउ दैट सॉर्ट ऑफ सम्स इट अप। तो अभी मेरे पास थोड़ा होलिस्टिक सा प्रॉपर रिसर्च से लेके, टेक्निकल से लेके, नॉन टेक्निकल से लेके सब कुछ थोड़ा 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 करके एक्सपीरियंस है। नाउ आई ट्राई टू मतलब वर्क फॉर द होल प्रोडक्ट। अमेजिंग, अमेजिंग, वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। मतलब जो एकदम होता है ना कोर, डेवलपर से लेके तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट तक, हर एक चीज़ पे काम कर लिया है। विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉकचेन, तो ब्लॉकचेन की उनको पूरी निटी-ग्रिटी पता है कि भाई ये यहाँ से चालू करना होता है। देन वी हैव टू मूव स्लोली टू दिस थिंग, वी हैव टू मैनेज दिस डेवलपर, उसको स्किल सेट मतलब आपको अच्छे से स्किल सेट्स पता है कि वी डोंट नीड दिस स्किल सेट पर्सन, वी नीड दिस वन ओनली। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग सारा। तो जैसे आपके प्रीवियस आंसर से कुछ क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज द परमिशन एंड परमिशनलेस ब्लॉकचेन, और इसमें आपका कंट्रीब्यूशन किस हद तक था? ओके, सो बेसिकली परमिशन लेस, और परमिशन नाम ही बता देता है, परमिशन लेस मतलब जिसमें एंड यूजर को परमिशन की जरूरत नहीं है स्पेसिफिकली पार्टिसिपेट करने के लिए। जैसे कि आपके जो प्राइमरी ब्लॉकचेन्स जो आपने ज्यादातर सुने होंगे क्रिप्टो रिलेटेड, जैसे कि इथेरियम हो गया, पॉलीगॉन हो गया, बाइनेंस हो गया, सोलाना हो गया, एल्गोरैंड हो गया, तो इसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकता है अपना वॉलेट कनेक्ट करके, अपने फंड्स यूज करके। और राइट। परमिशन ब्लॉकचेन वो हो गया जिसमें आपको परमिशन चाहिए, तो यहाँ पे फिर भी एक अथॉरिटी आती है जो अपने नेटवर्क को कंट्रोल करती है, क्योंकि इसमें अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। तो एवरी प्रोजेक्ट एंड एवरी यूज केस डिफाइन करता है कि उसमें आपकी प्रायोरिटी क्या है। जैसे ये अगर आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो हम लोग परमिशन लेस नहीं, परमिशन सजेस्ट करते हैं। और जब आपको ओपननेस चाहिए, एक जीरो ट्रस्ट मॉडल चाहिए, आपको चाहिए कि ये वाली चीज मैं ही नहीं दूसरे भी वेरीफाई कर रहे हैं, उस केस में हम लोग परमिशन लेस या पब्लिक ब्लॉकचेन्स को सजेस्ट करते हैं। एंड नाइस। देन ऑफ कोर्स देयर आर द थर्ड टाइप्स जो हाइब्रिड मॉडल में चलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जिनफिन का एक इकोसिस्टम है, उसमें भी काफी सारे इंडियन डेवलपर्स भी काम करते हैं, स्पेशली फ्रॉम महाराष्ट्र टीम। तो उसमें इट्स अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर, उसमें कुछ चीजें परमिशन है, कुछ चीजें परमिशन लेस है। राइट। तो इट रियली डिपेंड्स ऑन योर यूज केस। हाँ, तो यूज केस द वेरी की इन द कंप्लीट ब्लॉकचेन सिनेरियो। तो कौन कौन से टाइप ऑफ यूज केस है हमारे, और हम यूज केस टू यूज केस कैसे मतलब पता कर सकते हैं कि हाँ फॉर दिस यूज केस मुझे पब्लिक ब्लॉकचेन चाहिए, या फॉर दिस दिस यूज केस के लिए मुझे प्राइवेट ब्लॉकचेन चाहिए। हाँ, बट बिफोर गोइंग यूज केस, मेरा और एक सवाल है कि ये प्राइवेट और पब्लिक सेम एज परमिशनलेस और परमिशन है, या कोई अलग टर्म है? इज इज द सेम थिंग और नॉट? सो फॉर द एंड यूजर, आप इसको सिनोनिमसली ही यूज कर सकते हैं, बट इट्स फॉर द जो लोग ट्रेडिशनल या कोर कॉन्सेप्ट्स में घुस रहे हैं, उनके लिए थोड़े डिफरेंसेस आते हैं। नीडलेस टू से, प्राइवेट परमिशन, प्राइवेट परमिशन लेस यस। वैसे भी आते हैं। जैसे L1 नेटवर्क्स होते हैं, L2 नेटवर्क्स होते हैं, L3 एंड L4 नेटवर्क्स भी होते हैं। वो भी कॉइन हो चुके हैं। अभी तो रिसेंटली मैं सुन रहा था किसी ने L5 भी पिच कर दिया, डेफिनेशन नहीं है बट पिच कर दिया। तो अपन तो ये वाले क्वेश्चन पे भी आएंगे, बट बिफोर आफ्टर यूज यस, केस वाला, तो हाँ। इट गोज सिनोनिमसली फॉर एंड यूजर्स। लोगों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए इतना ही जानना ऑलमोस्ट सिनोनिमस ही है कि परमिशन लेस वाले पब्लिक होते हैं जिसपे कोई भी आके पार्टिसिपेट कर सकता है, और प्राइवेट होता है जो परमिशन होता है जिसमें नेटवर्क्स को कोई ना कोई एंटिटी कंट्रोल करती है या गवर्न करती राइट। यूज केस वाले पे आते हैं अभी अपन कि है। कौन कौन सी यूज केस है। सो यूज केस, सी ब्लॉकचेन एज अ टेक्नोलॉजी, लिटरली कोई भी इंडस्ट्री में, कोई भी सेगमेंट में, कोई भी यूज केस में जा सकता है, टू बी ऑनेस्ट, डिपेंडिंग ऑन द पोटेंशियल टू इट। नाउ हम लोग कोई भी सजेशन या सोल्यूशन
सजेस्ट करने से पहले, जैसा कि आप जानते हैं, मैं करंटली एक सोल्यूशन आर्किटेक्ट हूँ। तो कोई भी सोल्यूशन देने के टाइम हम लोग देखते हैं कि हमारा सोल्यूशन प्रेजेंट जो सोल्यूशन है, जो लेगेसी सिस्टम्स है, उसमें किस तरह का मुनाफा दे रहा है या कौन से बेनिफिट दे रहा है। राइट। कभी स्पीड होता है, कभी एफिशिएंसी होती है, कभी यूजर का कंट्रोल होता है, कभी ट्रांसपेरेंसी होती है, कभी सिक्योरिटी होती है, राइट। सो सिमिलरली, फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें जैसे कि ई आई सी, और सॉरी EIV, इस्टोनियन इंटरनेट वोटिंग का एक कॉन्सेप्ट आया था पिछले 4 साल पहले। और इस्टोनिया में अभी तक ऑलमोस्ट गवर्नमेंट लेवल और म्यूनिसिपल लेवल एज वेल एज लोकल लेवल वोटिंग हो चुकी है इंटरनेट के थ्रू। और वहाँ पे एक और प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जो ब्लॉकचेन के बेसिस पे ये वोटिंग करवानी चाहती है। ना, क्योंकि मैंने ये इससे इसलिए शुरू किया क्योंकि अभी इंडिया में वोटिंग चल रही है, राइट। और जैसे ही रिजल्ट्स का टाइम आता है, देयर इज ऑलवेज एलिगेशंस कि बैलेट पेपर पे चले जाना चाहिए। कोई बोलता है कि ईवीएम में कोई खराबी नहीं है, कोई बोलता है ईवीएम ही फ्लॉड है। फ्रॉड है। बट ब्लॉकचेन का एक कोर फंक्शनैलिटी या एक कोर फीचर या एक कोर कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उस पे कोई भी ट्रांजेक्शन गया तो उसको चेंज नहीं कर सकते, वो ट्रू। हमेशा के लिए वैसा ही रहने वाला है। तो अगर ब्लॉकचेन को यूज किया वोटिंग में, तो ये वाला कॉन्सेप्ट या ये वाला एलिगेशन तो हमेशा के लिए चला जाएगा कि भाई किसी ने छेड़खानी की है। एक बार वोटिंग हो गई तो, अब वोटिंग से पहले तो कुछ भी हो सकता है, बट वोटिंग के बाद कोई वो छेड़खानी नहीं नहीं हो कर सकता। सकता टेक्नोलॉजी से, राइट। और इसको क्रिप्टोग्राफिकली भी हम लोग सिक्योर करते हैं, नॉट जस्ट, ऐसा भी नहीं है कि एक टेक्नोलॉजी है जिसपे मैंने कुछ लिख दिया और वो ऐसे ही सिक्योर हो गया, आपको मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इसके भी काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स हैं, मैकेनिज्म्स हैं, जो मैं शायद आगे बताऊंगा आपको, राइट। तो वोटिंग एक बहुत ही अच्छा यूज केस है। गवर्नेंस मॉडल्स, डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस मॉडल्स, तो जहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि किसी भी यूज केस में सेंट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब किसी भी एक एंटिटी का प्रभाव पूरे इकोसिस्टम पे बहुत ज़्यादा है, भले ही वो गवर्नमेंट हो, भले ही वो कंपनी हो, भले ही वो कोई एग्जिस्टिंग सेंट्रल अथॉरिटी हो, राइट। तो उनका कंट्रोल कम करने के लिए, ताकि कोई छेड़खानी हो ही ना, डिसेंट्रलाइजेशन आए, इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। टू बिल्ड ट्रस्ट इन द इकोसिस्टम। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो उस केसेस में, उन सारे केसेस में ब्लॉकचेन डेफिनेटली आ सकता है। फिर गेमिंग में आ रहा है ब्लॉकचेन, जहाँ पे फाइनेंस है, फाइनेंस में आ रहा है, आपकी आइडेंटिटी मैनेजमेंट में आ रहा है, आईपी राइट्स आपको अगर कंट्रोल करने हैं कॉपीराइट लॉज के हिसाब से। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे आपने कंटेंट बनाया, यूट्यूब पे डाला, अभी आप ही के कंटेंट का एक स्निपेट उठा के लास्ट में थोड़ा सा ऑडियो चेंज करके कोई भी डाल देता है, राइट। बराबर। तो ऐसा तो बहुत ज़्यादा होता है, गानों के साथ भी होता है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक। नाउ आईपी मैनेजमेंट में भी ब्लॉकचेन की सॉल्यूशंस है, जैसा कि मैंने रिसेंटली एक प्रोटोकॉल पढ़ा था, स्टोरी प्रोटोकॉल करके। नॉट प्रमोटिंग एनीवन पर से फॉर फ्री, हाँ, हाँ। बट वो लोग इस पे काम कर रहे हैं। सोनी ने हेवीली इन्वेस्ट किया था आईपी मैनेजमेंट के ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस के साथ। जिससे सिमिलरली, हम ट्रेस कर सके कि भाई ये मेरा आईपी कौन यूज कर रहा है और कहाँ पे जा रहा है, सो इट विल बी अ नॉट जस्ट प्रॉपर दैट, ट्रेस। आपका कंटेंट, और दिस विल नॉट गो ओनली एज अ साइलो टेक्नोलॉजी, मतलब खाली हाँ, हाँ। ब्लॉकचेन तो खाली ट्रैकिंग नहीं, कर नहीं। सकता अदर है, विथ बट हाँ, ब्लॉकचेन इज विल बी द कोर, बट साथ में और दूसरे टेक्नोलॉजी जोड़ेंगे ही, ऑफ यस, कोर्स। ताकि आप डिटेक्ट भी कर पाओ। भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि अभी यूट्यूब में ही कितने लाखों चैनल्स हो गए हैं, अभी आप इंडिविजुअली बैठ के हर किसी का कंटेंट थोड़ी रिव्यू कर सकते हो, राइट। ट्रू, ट्रू। तो देयर विल बी अदर मॉडल्स, देयर विल बी अदर टेक्नोलॉजीज इनकॉर्पोरेटेड इसके साथ, जो डिटेक्ट भी करेगा, ट्रैक भी करेगा, हम्म। जिसको जिसका हक मिलना चाहिए वो भी दिलवाएगा, एम्पावर भी करेगा। तो राइट। या सिमिलरली द टारगेट मार्केट एंड द यूज केसेस आर एंडलेस। जितनी आप सही। सोच सकते हो उतना हो सकता है। एंड डेफिनेटली नीडलेस टू से, कंटिन्यूस इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है। मैं भी बना रहा हूँ, आप भी बना रहे हैं, हम सब बना रहे हैं इसमें। यस। टेक्नोलॉजी बन रही है, इवॉल्व हो रही है, तो आगे बढ़ते बढ़ते और भी यूज केसेस आएंगे, और भी चीज़ें हम सॉल्व कर पाएंगे। सो मतलब अगर मैं थोड़ा समराइज करना चाहूँ तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितने एंटरप्राइज गेट ब्लॉकचेन से, जहाँ पे उनको डिसेंट्रलाइज करना है, उनके सिस्टम को गवर्नेंस इंप्लीमेंट करना है, प्रॉपर गवर्नेंस, तो उस पर्टिकुलर यूज केस में हम प्राइवेट ब्लॉकचेन या परमिशन ब्लॉकचेन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। और जहाँ पे हमें ओपन नेटवर्क रखना है, जहाँ पे जीरो ट्रस्ट, फुल ट्रांसपेरेंसी रखनी है, कोई भी आके ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकता है, उस पर्टिकुलर केस में हम पब्लिक ब्लॉकचेन को यूज कर सकते हैं और परमिशन लेस बोल सकते हैं उसको। एब्सोल्युटली, यस। राइट। थैंक्स फॉर दैट। तो अभी हम बात करेंगे व्हाट इज लेयर वन, लेयर टू, लेयर थ्री एंड फोर फाइव। व्हाट इज दिस, थोड़ा सा इसके ऊपर। हाँ।
ओके, सो लेयर वन ब्लॉकचेन वो पब्लिक ब्लॉकचेन है जिन्होंने स्टार्टिंग में अपने ब्लॉकचेन्स का कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर लिया है, पब्लिक ब्लॉकचेन परमिशनलेस, जिसपे आप, मैं या कोई भी आके पार्टिसिपेट कर सकता है। बट इनमें कॉन्सेप्ट आता है, इनिशियल इकोसिस्टम्स में कॉन्सेप्ट ये आता है कि एक तो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी भी लिमिटेड थी, तो उन्होंने अपने हिसाब से बनाया था उस वक्त पे, राइट? उस वक्त पे ना ही टेक्नोलॉजी, ना क्रिप्टोग्राफी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप्ड था कि वो फ्यूचर को एनविजन करके इतना स्केलेबल सिस्टम बना पाए। तो इसमें दिक्कत ये आती थी कि क्योंकि ब्लॉकचेन एक नीश टेक्नोलॉजी था आज से 10-11 साल पहले, तो उस टाइम पे जो जो ऐसे लेयर वन चेन्स डेवलप हुई थी, उसमें ट्रांजैक्शंस बहुत स्लो है। तो ऑल्दो पार्टिसिपेट कोई भी कर सकता है, मैं, आप या कोई भी, बट हमारे ट्रांजैक्शंस मेन ब्लॉकचेन पे आने में कभी कभार 5 से 10 मिनट भी लग सकते हैं, राइट? नाउ कट टू लेयर टू सॉल्यूशंस। नाउ लेयर टू सॉल्यूशंस आते हैं जब इनको स्केल करना है। अभी आपको और ज़्यादा ट्रांज़ैक्शंस ज़्यादा जल्दी मेन ब्लॉकचेन पे लाना है, बट आप कैसे करोगे? उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑलरेडी सेट है, डायरेक्टली आप उसमें घुस तो नहीं सकते। जब राइट। तक आप उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड ना कर दो, तब तक आप उसमें तो चेंजेस ला नहीं सकते। ऐसा भी नहीं है कि कोई मैं पैच डाल दूँ, तो वो स्केल हो जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए कॉन्सेप्ट आया लेयर टू चेन्स का, जिसमें बहुत सारी कंपनीज़ हैं और बहुत सारे नेटवर्क्स हैं। नाउ लेयर टू के भी 4 प्रकार होते हैं। पहला है प्लाज़्मा, दूसरा है साइड चेन्स, तीसरा है रोल-अप्स आता है। रोल-अप्स में भी 2 प्रकार होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक एंड ज़ीरो नॉलेज प्रूफ रोल-अप्स, राइट? नाउ प्लाज़्मा चेन होता है आपका जो मेन नेटवर्क चल रहा है, उसके साथ एक और पैरेलल नेटवर्क ये लोग चलाते हैं, ठीक है? इस पे ऑफ़लाइन आपके सारे ट्रांज़ैक्शंस लिए जाते हैं। इसमें आप अपना कंसेंसस मैकेनिज़्म डाल सकते हो। मतलब गवर्नेंस, कैसे आपको डिसाइड करना है कि ये ट्रांज़ैक्शन सही है, ये ट्रांज़ैक्शन गलत है, ठीक है? ये वाला मैकेनिज़्म, इसको हम लोग कंसेंसस बोलते हैं। द आइडिया ऑफ रीचिंग टू अ कॉमन कंक्लूजन कि ये ट्रांज़ैक्शन लीगल है, ऑथराइज़्ड है, प्रॉपर है, राइट? कौन-सा नहीं है। नाउ ये होता है, उसके बाद ये सारी चीज़ें बल्क में जाके मेन L1 चेन में पुश कर दी जाती है एक ब्लॉक में, ठीक है? ये होता है प्लाज़्मा चेन। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है साइड चेन का, L2 साइड चेन का। नाउ L2 साइड चेन में टू वे कम्युनिकेशन होता है, तो उसमें पैच नेटवर्क्स आते हैं। तो बेसिकली उसमें एक पैरेलल नेटवर्क ही बनता है। सिमिलरली अगेन, दिस इज ऑल्सो फॉर स्केलिंग। प्राइमरी एग्जांपल्स आर वंस अगेन पॉलीगॉन। सेकेंडली कुछ प्लेटफॉर्म्स जैसे अभी आए हैं, जैसे मीम कॉइन आपने सुना होगा, शिबा इनू। तो शिबा इनू ने भी प्रपोज किया था अपना शिबेरियम करके नेटवर्क, वो भी एक L2 साइड चेन ही होने वाला है। तीसरा कॉन्सेप्ट आता है रोलअप्स का, राइट? ये भी हाइब्रिड स्ट्रक्चर पे ही बेस्ड होते हैं। ऑप्टिमिज्म एक ऑप्टिमिस्टिक रोलअप है, और इसी में चौथा आता है जीरो नॉलेज प्रूफ वाले रोलअप्स। उसमें बेसिकली आप जीरो नॉलेज यूज करते हैं। बेसिकली आपके ट्रांजैक्शन में आपने क्या लिखा है, कितने पैसे किसको भेजे हैं, या क्या डिटेल्स शेयर किए हैं ब्लॉकचेन पे, वो मुझे नहीं पता होगा। फॉर एग्जाम्पल वोटिंग वाला यूज केस में दे रहा था, राइट? नाउ आपने अपना वोट कास्ट कर दिया, बट मुझे नहीं पता कि आपने अपना वोट किसको किसको दिया? कास्ट, बट फिर भी मुझे वेरीफाई करना है कि आपने ये लीगली सही तरीके से वोट डाला गया है कि नहीं। हाँ। आता है ये कॉन्सेप्ट जीरो नॉलेज प्रूफ का। मुझे पता नहीं कि आपने क्या किया है अपने ट्रांजेक्शन में, क्या किसको भेजा है, क्या वोट दिया है, किसको वोट दिया है, नोटा में वोट दिया है या किसी कैंडिडेट को वोट दिया है। बट मुझे ये वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करके ये ब्लॉकचेन पे जाना चाहिए। तो उसमें सबसे बड़े 2 प्रोटोकॉल्स हैं। एक है ज़ीके ईवीएम, वो रिलेटिवली स्लोअर है, मतलब ज़ीरो नॉलेज प्रूफ ईवीएम बेस्ड चेन्स के लिए। और दूसरा है ज़ीके स्टार्क, वो प्रोटोकॉल काफ़ी फास्टर है, स्केलेबल है, ऑलमोस्ट 10,000 ट्रांज़ैक्शंस पर सेकंड की स्पीड है उसकी अभी के लिए। और उसपे काफ़ी सारे बन रहे प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं, ज़ीके स्टार्क एज़ इन जो यूज किया मैंने जीके स्नैक्स, उसको जीके स्नैक्स भी बोलते हैं, या तो वो यूज किया मैंने। So, Stark Protocol is, or StarkNet is the primary project leading the ZK rollups project initiative. So, ग्रेट scalable ग्रेट। solution है L2. L3 आ जाता है आपका, these are more like sort of private yet permissionless networks within your main network, within your L2 itself. तो इसमें भी आपका एक सब क्लस्टर या छोटा सा नेटवर्क बना दो, ओनली फॉर नोन पीपल, ओनली फॉर परमिशन पीपल, एंड तब आपका बनता है L3 नेटवर्क। ऐसे ही सिमिलरली इन लोगों ने L4 L5 भी कॉइन कर दिए।
हाँ, राइट। तो मतलब ऐसी तरीके से एक अलग-अलग लेयर बनाते गए हैं, उसको पिच करे लाइक दिस इज़ माय L3, हाँ, L4 एंड L5 एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। तो प्लस एक्चुअली कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है। लाइक जैसा कि मैंने आपको बताया हाँ, कि एक तो ट्रांज़ैक्शंस काफ़ी ज़्यादा देर हुँ, में होते हैं मेन नेटवर्क पे L1 चेन्स पे। तो L2 चेन्स में रिलेटिवली फास्टर होते हैं, तो गैस कॉस्ट भी काफ़ी कम लगती है। काफ़ी कम नाउ होती अगर है। आप L3 बनाते हो, L4 बनाते हो, जो एक्चुअली L1 पे डायरेक्टली पुश नहीं कर रहे हैं, L2 पे पुश कर रहे हैं, हुँ, तो आपका कॉस्ट हुँ, भी काफ़ी कम हो गया ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दिस टेक्नोलॉजी। ओके। सो अगर मतलब जस्ट रैंडम क्वेश्चन, मुझे नहीं पता है कितना सही है या गलत है। तो मतलब फिर ऐसा है तो लोग तो और न जितना ज़्यादा लेयर बनाते जाएँगे, अगर क्रोनोलॉजी देखी जाए, तो फिर उतनी ज़्यादा उसकी ट्रांज़िशन फ़ास्ट होगा और कॉस्ट कम होगी। तो इज़ इट गुड आइडिया टू क्रिएट मल्टीपल लेयर्स ऑफ द सेम वन कोर L1? क्या होता है मतलब? ओके व्हाट इज़ द प्राइमरी नीड ऑफ सो क्रिएटिंग मल्टीपल लेयर्स? यस, नो पार्शियली यस। जितने हुँ, ज़्यादा लेयर्स बनेंगे, जितने ज़्यादा सबनेट्स बनेंगे, उस उतना आपके उस सबनेट के लिए ट्रांज़िशन टाइम आपका कम हो जाएगा, टाइम कम हो कम हो जाएगा, जाएगा। बट ओह! कॉस्ट भी कम हो जाएगा ऑफ कोर्स, नीडलेस टू हुँ, से, गिवन द फैक्ट दैट उसको मैनेज करने वाली दूसरी कंपनी है और उसका खुद का हुँ, हुँ, रेवेन्यू और बिज़नेस मॉडल है। बट चैलेंज ये आता है कि ब्लॉकचेन की एंड पावर इसी में है, या एंड ऑथेंटिसिटी या ज़ीरो ट्रस्ट मॉडल इसी में है कि वो सारे ट्रांज़ैक्शंस इवेंचुअली लेयर 1 पे जा रहे हैं, मेन आपके वही लेयर मैं 1 पे। बोल रहा था। हाँ, तो अगर आप लेयर 5 तक लेके भी जाते हो या लेयर 6 या लेयर 10 तक लेके जाते हो, पहली बात तो धीरे-धीरे कंट्रोल, गवर्नेंस ये सब भी कम होता जाएगा, राइट? राइट। क्योंकि कोई भी आके अपना लेयर बना रहा है, यूज़र्स को हाँ, ऑनबोर्ड तो कर रहा है, नेटवर्क कैसे मैनेज हो रहा है उसकी ट्रांसपेरेंसी हर किसी के पास नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लाज़्मा चेन पॉलीगॉन ने भी लॉन्च किया था, बट कौन यूज़ हाँ, कर रहा है? ठीक है? तो सिमिलरली ये सारी डिटेल्स ओपन तो है नहीं। बैकडोर राइट। एंट्रीज़ बनाई गई है ताकि आप जी, स्केल कर पाओ, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। उसके आगे हुँ। उसकी वैल्यू प्रोपोज़िशन ही घट जाती है। वही यही मेरे को सुना था कि इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू क्रिएट सो मेनी नंबर ऑफ ऑफ कोर्स नॉट। लेयर्स। इट्स अप टू स्पेसिफिक टाइम एंड स्पेसिफिक नंबर्स जहाँ पे आप अचीव कर लिए कि हाँ, इसका आउटपुट एंड थ्रूपुट इज़ नाउ परफेक्ट, सो लेट्स गो विद दिस। जब तक सो इस जब तक तरीके से। आपको बेनिफिट दिख रहा है किसी भी स्केलिंग सॉल्यूशन का, किसी भी सॉल्यूशन का, तब तक वो ठीक है। बट बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, इट ऑल बिकम्स बोगस। इट ऑल बिकम्स just your craze for developing something new, which is actually not giving a lot of benefit to the end वैल्यू user. थ्रू द राइट। तो एंड यूज़र से मुझे एक बात याद आई। तो सिंपल है कि जो अभी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ब्लॉकचेन इज सो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, हमें भी पता है, वो इवन डेवलपर को ही समझने में काफ़ी टाइम लग जाता है। सो जब कोई एंड यूज़र किसी ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है, प्रोजेक्ट को यूज़ कर रहा है, सो उसको किस हद तक नॉलेज होना चाहिए, और व्हाट शुड बी योर एडवाइस फॉर अ एंड यूज़र कि उसको क्या पता होना चाहिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और उसको ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट यू हैव टू यूज़ योर वेब टू बेस्ड वॉलेट और वेब टू बेस्ड एनी एप्लीकेशन। व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट? ओके, कोर टेक्नोलॉजी स्टैंड पॉइंट से उनको टेक्नोलॉजी की ऑफरिंग समझना ज़रूरी है। वो टेक्नोलॉजी क्यों यूज़ हुई है, उसका फ़ायदा क्या है, और मैं उस टेक्नोलॉजी पे क्यों आ रहा हूँ, ये क्लियर होना चाहिए एंड यूज़र को। एंड यूज़र को टेक्निकली जानना ज़रूरी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, बट उसको ये समझना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि आपका कौन-सा डेटा उनके पास किस फ़ॉर्म में है, और राइट। वो उस डेटा को कैसे यूज़ कर रहे हैं, ये आपका राइट है। सिमिलरली, क्योंकि आप ये प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाले हैं, जो डैप्स बनने वाले हैं या जो एप्लीकेशंस बनने वाले हैं इन लेयर 1, लेयर 2 चेन्स पे, और आप उसपे अपना डेटा शेयर करोगे इन एनी फॉर्म डिपेंडिंग ऑन द यूज़ केस ऑफ कोर्स। तो आपका ये जानना ज़रूरी है कि मैं ब्लॉकचेन एज़ अ टेक्नोलॉजी को ही क्यों यूज़ कर रहा हूँ? इस पे जो एप्लीकेशंस बने हैं, उससे यूज़ करने से मेरा क्या फ़ायदा है? क्या वैल्यू ऐड हो रहा है मुझको? मेरा टाइम सेव हो रहा है कि नहीं? सिक्योरिटी ऐड हो रही है कि नहीं? ये सारी चीज़ें जानेंगे तो आई थिंक एंड यूज़र के लिए इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं है। ओके, But from the दैट्स developer standpoint, definitely you should know the ऑफ very core कोर्स। principles and the tech stack. Only then can you make an informed decision कि ये यूज़ करना है, वो यूज़ करना है, या जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो क्यों यूज़ कर रहे हैं। राइट। तो अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंडिया ब्लॉकचेन को इवॉल्व करने या ब्लॉकचेन को अडॉप्ट करने के लिए कहाँ पे स्टैंड करता है, एंड व्हाट आर द फर्दर स्टेप्स इंडिया इज टेकिंग टू अडॉप्ट द मोर ब्लॉकचेन यूज केसेस एंड ऑल द स्टफ? सो आई थिंक लास्ट 10 इयर्स में एक हम्म, rather वेरी इनोवेटिव डिजिटल इंडिया का एक कॉन्सेप्ट आया है, जिसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स को, एमएसएमईज को, इंडिविजुअल्स को, टेकीज को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला है इवन फ्रॉम द गवर्नमेंट, और बहुत सारे हम्म, इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं, राइट फ्रॉम
incubators to funds to accelerators. और हम लोग जो इकोसिस्टम में ऑलरेडी हैं, थोड़े बहुत मंजे हुए खिलाड़ी, हम लोग भी अच्छा खासा गाइड कर लेते हैं। आपके जैसे हाँ, इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि पॉडकास्ट हो गए, ब्लॉग्स हो गए, राइट। जो इवेंट्स में हम लोग हुँ, सेशंस लेते हैं, वर्कशॉप्स लेते हैं, और बहुत सारे मटेरियल्स आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ों से वैसे ही डेवलपर्स को, स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है फ्रॉम द हुँ, टेक्नोलॉजी स्टैंड पॉइंट। दैट्स फॉर द डिजिटल इंडिया ऑफ कोर्स। डिजिटल में सब कुछ आ जाता है, लिटरली एनी एंड एवरी टेक्नोलॉजी जो राइट। डिजिटाइज करने में ग्लोबली हम लोगों को मदद करेगा, एनी एंड एवरी यूज केस। As far as blockchain based adaptation and use cases are concerned for India, इंडिया में जैसे कि बहुत सारे POCs हो चुके हैं ऑलरेडी विथ हुँ, वेरी सिग्निफिकेंट नेम्स, स्पेशली फ्रॉम द गवर्नमेंट एज वेल। आरबीआई ने भी 2-3 POCs किए थे। हुँ, देन देर आर सम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जिन्होंने ब्लॉकचेन को भी यूज़ किया है। फॉर एग्जांपल कर्नाटका का अपना, मैं तो कर्नाटका में बेस्ड हूँ, आप भी कर्नाटका में अभी हैं, तो हाँ, कर्नाटका का अपना एक स्टेट ब्लॉकचेन काउंसिल ऑफ सॉर्ट्स है, ई राइट। गवर्नेंस के अंडर में आता है, मतलब ई इस गवर्नमेंट का ही एक अंग है वो। तो उसमें हुँ, बहुत सारे डेवलपर्स हैं, और वो लोग भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इंडिया के लिए यूपीआई बनाया और फास्टैग बनाया। राइट, राइट। एसबीआई का भी एक ब्लॉकचेन डिवीजन है, वो लोग भी ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं। सीबीडीसी एंड ऑफ कोर्स इनिशियली शुरू होने के टाइम आई वाज हाँ, अप्रोच, बट देन अनफॉर्चुनेटली एट दैट टाइम आई डिड नॉट जॉइन देम। एक्चुअली आई केम फ्रॉम दैट कंपनी। Okay. Okay, that's interesting. Um, या so yes. Secondly, there were other challenges too. Needless to say, apart from that, कुछ government initiatives भी हैं, जैसे कि seed distribution एग्रीकल्चर में झारखंड ने implement किया blockchain based seed distribution. Secondly, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने SBT सोल बाउंड टोकन्स लॉन्च किए थे, हुँ, बेसिकली NFTs बट विदाउट द ट्रांसफर फंक्शन। तो अब वो एक बार किसी को असाइन हो गया, अब वो सोल आगे बाउंड इट्स लाइक हाँ, वो वो आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। इट्स ट्रांसफर लाइक नहीं कर सकते। वन हाँ, वो राइट। इनिशिएटिव शुरू हुआ था। सिमिलरली आईआईटीज़ में एक आईआईटी ने आइडेंटिटी रिलेटेड ही, डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी रिलेटेड एक प्रोडक्ट बनाया। सर्टिफिकेट, यस, डिग्री, रिडिस्ट्रीब्यूशन या यस। सो सिमिलरली एंड बहुत सारे वेब3 इंडियन कंपनीज़ हैं जिन्होंने मेटावर्स में, गेमिंग में, मार्केटिंग में हुँ, ब्लॉकचेन एज़ अ टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है अपने करंट प्रोडक्ट के साथ। उसको लेवरेज करके एक नया प्रोडक्ट बनाया है जो ज़्यादा सिक्योर है, ज़्यादा स्केलेबल है, और एंड यूजर्स तक लेके जा रहे हैं। तो आई थिंक द इकोसिस्टम ओवरऑल इज ग्रोइंग, हुँ, इनोवेशन कंटिन्यूअसली हो रहा है, एंड आई फील ओवर अगर वर्ल्ड ओवर में देखें तो हुँ, सबसे ज़्यादा इनोवेशन मुझे तो हमेशा ही लगता है कि इंडिया में होता है, क्योंकि इंडिया में सही फोर्स है, बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी राइट। को लेके पैशनेट लोग बहुत ज़्यादा है, इनोवेटिव लोग बहुत ज़्यादा है। तो अगर हमारे जैसे लोग बहुत क्वांटिटी, ज़्यादा है इंडिया में, हमारे लोग हैं, हमारे जैसे स्मार्ट। स्मार्ट और पैशनेट लोग बहुत ज़्यादा है, और ट्रू। बाय क्वांटिटी तो हमको कौन ही बीट कर सकता है। वो तो बढ़ ही रही है। यस, सो ट्रू, देयर ट्रू, यू ट्रू। गो। सही है। तो न्यूमरस मतलब चैलेंजेस। हाँ, मोटा-मोटा देखा जाए तो आई फ़ील द सेम थिंग। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल हुआ था कि रिसोर्सेज़ कैसे करें, रिसोर्सेज़ नहीं थे। इवन जो पूरे कॉलेज में आई वाज़ द ओनली ब्लॉकचेन डेवलपर, या दिस इज़ ट्रू, जो एक्चुअली काम कर रहा था एज़ अ ब्लॉकचेन डेवलपर, सीख नहीं रहा था, काम कर रहा था। तो वो बहुत टफ हो जाता है स्टार्टिंग में, सीखते बहुत जन हैं बट किसी 10 में से 1 को ही तब चांस मिलता था हैंड्स ऑन करने का। सो बट ओवर द टाइम नाउ काफ़ी अच्छा ग्रो किया है, स्टडी मटेरियल ग्रो हुए, बहुत सारे यूट्यूब्स, ओपन सोर्स मटेरियल्स और बहुत सारे अभी बन रहा है कंटेंट। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट आई थिंक जो हैकेथॉन वाइब आई है अभी, वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है फॉर फ्रेशर्स एंड फॉर प्रोफेशनल्स एज वेल टू कंट्रीब्यूट इन द इकोसिस्टम। ट्रू। तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल के कुछ प्रोजेक्ट्स आइडियाज़ देखे होंगे, तो जैसे कि डिसेंट्रलाइज वोटिंग मैंने दिया था, डिसेंट्रलाइज एनर्जी मैनेजमेंट, आइडेंटिटी मैनेजमेंट एंड ऐसे बहुत सारे यूज केसेस है। सो व्हाट यू फील, इज इट रियली इम्प्लीमेंटेबल और व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट? Absolutely implementable. For example, let's just touch base upon a few of them with real world use cases or companies who are actually implementing them. फॉर एग्जाम्पल आपने एक वीडियो बनाया था आई थिंक रिसेंटली, जिसमें आपने सप्लाई चेन के बारे में भी बताया था। राइट, तो राइट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट हैज बीन, डिसेंट्रलाइज्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट यूजिंग ब्लॉकचेन हैज बीन इन द मार्केट फॉर क्वाइट सम टाइम। एक कंपनी है जो डायमंड्स का एंड टू एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट ब्लॉकचेन के थ्रू करती है, कॉल्ड एवरलेजर। ठीक है, तो डायमंड्स जहाँ प्रोड्यूस होते हैं और जहाँ एंड कंज्यूमर तक पहुँचते हैं, उसकी पूरी जर्नी को ट्रैक किया जाता है ऑन ब्लॉकचेन यूजिंग हाइपरलेजर फैब्रिक। वर्जन पुराना है,
बट एटलीस्ट ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट तो उसमें सेम ही है, राइट? और कमिंग टू डिसेंट्रलाइज वोटिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, वन ऑफ द pioneers in this field is Estonia, EIV, Estonian इंटरनेट वोटिंग का कॉन्सेप्ट वो लेके आया। इंटरनेट वोटिंग तो हो ही चुकी है, और वहाँ पे एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जो एक्चुअली ब्लॉकचेन को यूज करने वाला है। तो लेट्स सी हाउ दैट इम्प्लीमेंटेशन गोज। सिमिलरली अगर आइडेंटिटी में स्पेस में देखें तो देर आर न्यूमरस कंपनीज दैट आर एक्चुअली वर्किंग ऑन इट। बहुत ही कम इनमें से हैं जिन्होंने एक्चुअली स्केल किया है, जिन्होंने स्टेबल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और एक्चुअली डेमो करके दिखाया है। अगर क्लोजर होम, पहले मैं क्लोजर होम इंडिया का प्रोजेक्ट से ही शुरू करूंगा। वन ऑफ देम इज डिजी यात्रा, नीडलेस टू से दैट इज इन द सेम वेरी सेम डोमेन, सेल्फ सॉवरन आइडेंटिटी के डोमेन में ही है। डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं यूजिंग द हाइपरलेजर इकोसिस्टम। मैंने अभी अभी रिसेंटली सुना कि अभी और 16 एयरपोर्ट्स में जल्दी डिजी यात्रा इम्प्लीमेंट होने वाला है। अभी तो शायद सिर्फ 6 में ही है। उसके अलावा लाइक आई मेंशन्ड डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी का एक कॉन्सेप्ट, बट एक आईआईटी का भी एक प्रोजेक्ट है जो सर्टिफिकेशंस को लेके इसी में काम करता है। और आपका भी एक पुराना प्रोजेक्ट है जो एजुकेशनल सर्टिफिकेशन डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी पे लेके आता है। राइट, नया भी आइडेंटिटी स्पेस में ही है। Great. So Right. as you know, the potential is humongous. मतलब अनंत पोटेंशियल है इस टेक्नोलॉजी में, और यूज केस और टारगेट इंडस्ट्रीज भी। अगर मैं खाली इस प्रोडक्ट की भी बात करूँ, डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट भी यूज करूँ, तो भी इसके एप्लीकेशंस बहुत सारे जगह पे है। नॉट जस्ट योर सर्टिफिकेशंस, नॉट जस्ट योर क्रेडेंशियल्स, नॉट जस्ट योर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, इन फाइनेंस, बैंकिंग में, आपके वेब3 गेमिंग में, एडवर्टाइजिंग में, बहुत सारी जगहों पे, कम्युनिटी इंगेजमेंट्स में, बहुत सारी जगहों पे इसके एप्लीकेशंस हैं। डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी को क्लोजर होम अगेन भूटान ने अपने नेशनल आइडेंटिटी प्रोग्राम में ऑलरेडी इंटीग्रेट कर लिया है। आई थिंक हमारे शायद कुछ ऑडियंसेस ने उनके डॉक्यूमेंट्स भी देखे होंगे। दे आर वेरी एक्टिव, एनडीपीआई इज वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन टू। एंड देन आई थिंक ऑन अ ग्लोबल स्केल अगर देखा जाए तो गाया एक्स प्रोजेक्ट यूरोप का डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी प्रोग्राम, दैट हैज बीन enormous as well in terms of scale. बहुत सारे कंट्रीज भी उसमें जुड़ रहे हैं। फेज 1 उसका कंप्लीट हो चुका है, फेज 2 चल रहा है। यूरोप का हेल्थ केयर सेक्टर में भी, जहाँ तक मैंने पर्सनल उसमें काम भी किया है, सो बहुत एक्टिव है। दे आर बिल्डिंग, दे हैव देयर ओन ब्लॉकचेन एज वेल एज दे आर कंट्रीब्यूटिंग मोर इनटू द हेल्थ केयर सेक्टर। एआई के साथ में भी कर रहे हो, डेटा मॉडल्स एंड ऑल, तो कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लॉकचेन पे सेटअप करना चाह रहे थे। सही है, लाइक ओवर द ग्लोब। हाँ, ओवर द ग्लोब काफी ज्यादा एक्टिव कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है ब्लॉकचेन स्पेस में, और आई थिंक नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसमें रियल जो प्रोजेक्ट्स है, जो जैसे डीजी यात्रा जैसे, वैसे नॉर्मल यूजर्स यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। अभी तो शायद बहुत कम है, बट ओवर द टाइम ये काफ़ी बढ़ने वाला है। I think user adaptation will come with the maturity of the product and the technology. Blockchain is just a kid right now, I feel. Yes, it's a kid, it's a baby now. तो बच्चा अभी बढ़ रहा है, बच्चे को अभी और नर्चर करके और बहुत कुछ सिखाना है, बहुत कुछ और इवॉल्व होना बचा है। एंड देन एज एंड व्हेन द टेक्नोलॉजी इवॉल्व्स, जब और ज़्यादा फीचर्स आएंगे, जब और ज़्यादा सहूलियत मिलेगी लोगों को, ईज होगा उनके काम में, ट्रेडिशनल सिस्टम्स के साथ वो इजीली इंटीग्रेट होगा और उनको एडवांटेज मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी, ईज मिलेगा और मोर फीचर्स मिलेंगे, तब आई थिंक एडेप्टेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ेगी। अभी मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा है, लोगों को बट जिनको है उनके पास मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। मैं नाम नहीं लूँगा, जस्ट फ्रॉम एन एनेक्डोट, आई वाज एक्सप्लेनिंग कि ब्लॉकचेन फील्ड में मैं काम करता हूँ टू अ वेरी सीनियर प्रोफेशनल फ्रॉम फिलिप्स। तो मैंने उनको बोला कि आपको भी एक्सप्लोर करना चाहिए, फिलिप्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स है वर्ल्ड वाइड। तो मैं उनको बोलने की कोशिश कर रहा था कि आप परमिशन नेटवर्क्स को एक्सप्लोर कीजिए, एंटरप्राइज ग्रेड ब्लॉकचेन को एक्सप्लोर कीजिए फॉर सप्लाई चेन एटलीस्ट टू स्टार्ट ऑफ विद, ठीक है। बट उन्होंने कहा कि अरे माइनिंग कौन करेगा, माइनिंग फार्म कौन करेगा? वही पता है, सेम इशू मेरे साथ भी हुआ। जब भी मैं किसी को ब्लॉकचेन के बारे में बोलता हूँ, दे ओनली गेट अ फर्स्ट जो पॉइंट ऑफ व्यू है, क्रिप्टो पे घुस जाते हैं सीधा। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, क्रिप्टो इज नॉट अ ब्लॉकचेन, इट्स अ वन यूज केस ऑफ द ब्लॉकचेन, राइट? आपको समझना होगा। वो हमेशा सब क्रिप्टो मतलब कंप्लीट ब्लॉकचेन समझ लेते हैं, और दोनों चीज एक्चुअली, नॉट जस्ट क्रिप्टो बट आल्सो विद द कांसेप्ट ऑफ माइनिंग। कुछ लोग जो लोग थोड़े बहुत टेक्नोलॉजी फील्ड में, एक तो नॉर्मल एंड यूजर तो समझ लेता है कि क्रिप्टो है, और क्रिप्टो के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन दोनों बहुत ज्यादा है। लॉज बहुत ज्यादा ग्रे हैं, कोई भी मेजर कंट्री ने एक्चुअली अलाउ नहीं किया है, बट कुछ छोटी मोटी कंट्रीज ने
देशों ने अलाउ भी किया है, राइट? हम्म। जैसे यूएस, इंडिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये लोग कभी अलाउ नहीं करने वाले। चाइना कभी क्रिप्टो को अलाउ नहीं करने वाले, ठीक है? और राइट। इनके भी अपने गुड रीजंस है, क्योंकि हाँ। सीबीडीसी का कॉन्सेप्ट, कोई सेंट्रल अथॉरिटी है नहीं मैनेज करने के लिए, तो एंटी हम्म। मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इस बहुत सिनेरियो टफ में। हो जाता है या क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, आपको नहीं पता कि कौन क्या ट्रांजैक्शन कर रहा है, किस चीज़। हवाले से जो होता है तो फिर लाइक फ्रॉड जो होता है ना, यस, पैसे कहीं से भी कोई ले सकता है फिर इजीली विदाउट एनी कंट्रोल। फिर तो इट्स बिल्कुल। लाइक ऐसा हो गया कि मेरा बहुत बड़ा एक लूपहोल बन जाएगा हर एक कंट्री के लिए। तो आपको केवाईसी करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपने पैसे जरूरत ही नहीं भेजना है पड़ेगी सीधा। दुबई से, मुझे 20 लाख दे दो या 50 लाख दे दो, उसने सिर्फ आपको एक ईथ या एक बिटकॉइन भेजना है, हो गया काम। बस किसी भी खत्म। एक्सचेंज पे भेज दो, धीरे-धीरे करके निकाल लो, हाँ, तो ना आपको। अगर अगर जस्ट जस्ट रैंडम आइडिया है मेरे पास में, मतलब अभी एक जो बात करता है, तो अगर हम उसमें केवाईसी मॉडल लगाए, एक आइडेंटिटी बेस्ड मॉडल लगाए और बिफोर एनी ट्रांजिशन, तो कैसा रहेगा विद द क्रिप्टो वर्ल्ड? डज इट मेक सेंस और इट वोंट? सो इट डज़, एंड इट्स नॉट लाइक इट्स एब्सेंट एब्सोल्युटली। सो सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस का कॉन्सेप्ट ही यही है कि वो राइट। वेब 2 वर्ल्ड को और वेब 3 वर्ल्ड को मर्ज कर रहे हैं। वेब 3 के यूज़ केसेस लेके आए हैं इन अ वेब 2 एनवायरनमेंट, राइट? तो वहाँ हम्म। पे केवाईसीज़ होती है, केवाईसी सॉल्यूशंस भी है। ऑफ कोर्स वो सेंट्रलाइज़्ड केवाईसी सॉल्यूशंस है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपकी कोई ना कोई एक कंपनी, कोई ना कोई एक अथॉरिटी या गवर्नमेंट पे निर्भर करता है। हाँ, मतलब डिपेंड करता है। लेट्स से मैं मुझे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिशन करना है, टेक अ सेम एग्जांपल दुबई एंड द इंडिया। तो हम क्या करेंगे कि जो केवाईसी बेस्ड अप्रोच है, जो तुम ये वाले यूजर्स का आइडेंटिटी इसी कंट्री में वेरीफाई करोगे कि हाँ पता चलेगा कि ये मेरा इंडिविजुअल है, स्पेसिफिक सो एंड नेम। और जब वहाँ जा रहा है तो तुम किसको भेज रहे हो, तो वो वाले वेरीफाई करेंगे कि हाँ मेरा नाम सो एंड सो है विद रिस्पेक्ट टू माय कंट्री। तो इससे एटलीस्ट हमें ये तो ट्रेसेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी रहेंगे कि हाँ किस किस इंडिविजुअल के बीच में फंड ट्रांसफर हो रहा है, एटलीस्ट वो तो हम कर सकते हैं। क्योंकि मेजर चैलेंज अभी यही है कि एनोनिमस यूजर है। फंड ट्रांसफर इज अ गुड पॉइंट, वो इजी होता है वहाँ पे। गैस मतलब जो भी है था ना, द एक्स्ट्रा अमाउंट व्हाट वी गिव बिफोर फॉर द क्रॉस बॉर्डर वो कम हो जाता है क्रिप्टो वर्ल्ड में। बट वो एनोनिमस यूजर उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो Absolutely. So there is one small point that you missed. So हम्म। yes, अगर दोनों एंड पे वेरीफाई हो रहा है तो डेफिनेटली दैट सॉल्व्स द पर्पस ऑफ आइडेंटिटी, कि कौन कितने फंड्स ले रहा है। बट इट हम्म। स्टिल लीव्स अ वेरी सिंपल लूपहोल, क्योंकि अभी जो सेंट्रलाइज सिस्टम जैसा कर रही है ना सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, एक तो हम्म। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, इंडिविजुअल वॉल्यूम्स नहीं होते, बहुत सारे हम्म। लोग कर रहे हैं, इसलिए ट्रेड वॉल्यूम बढ़ गया है। ओके, राइट। नाउ जो एक्चुअल वाले हैं वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे ट्रेड करते हैं, जो ज़्यादा हम्म। वॉल्यूम्स में करते हैं, या फिर हार्डवेयर वॉलेट्स में ट्रेड करते हैं, ठीक है? राइट। नाउ वो कॉन्सेप्ट्स पे तो बाद में आएंगे, बट द की लूपहोल दैट इज पेंडिंग ओवर हियर इज, अगर मैं सेंट्रलाइज इकोसिस्टम्स की बात करूं जहां पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो रही है, हम्म। अक्षय की वॉलेट एड्रेस से सारांश के वॉलेट एड्रेस पे दूसरे कंट्री में ट्रांसफर हो रहा है, बट वो उस इकोसिस्टम के अंदर हो रहा है, ये वाला डेटा उस इकोसिस्टम के पास है। हाँ। जरूरी नहीं है कि आपने अपना बैंक अकाउंट भी लिंक किया है, हम्म। आपका बैंक जरूरी नहीं है कि इनसे बात कर रहे हैं, तो पीयर टू पीयर हम्म। ट्रांसफर के थ्रू आप पैसे निकाल लोगे, या फिर हम्म। आपने वहां पे जाके किसी और को ट्रांसफर कर दिया, उससे कैश ले लोगे। तो सो इट्स स्टिल यहाँ पे हम सेल्फ सॉवरेन आइडेंटिटी वाला कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं, राइट? so पीयर that टू will पीयर that करो, will just बट solve your identity problem, na? Self-sovereign हाँ। identity will only solve your identity problem. The second problem you will solve with that is decentralized KYC, ठीक है? हम्म। तो अभी आपको किसी सेंट्रलाइज अथॉरिटी पे यू नो वे इन करना पड़ता है या डिपेंड करना पड़ता है, कि वो वेरीफाई करके बोलेंगे कि ये वाले जो आधार कार्ड अक्षय ने दिया है, ये अक्षय का ही आधार कार्ड है कि नहीं, राइट। जेन्युइन आधार कार्ड है कि नहीं। बट बाद में हम्म। आप उसको भी डिसेंट्रलाइज कर सकते हो, बट ये सिर्फ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन तक सीमित है। मैं कह रहा हूँ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वाला प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर लिया, बट हम्म। उसके बाद आप वो इकोसिस्टम के अंदर ही हो। ये राइट। राइट। प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व तब होगी जब आपका बैंक भी इस उसमें इन्वॉल्व होगा इकोसिस्टम में। यस। हम्म। तो ये कंप्लीटली कोई एक सेंट्रल एंटिटी नहीं चलाएगी, कोई कंपनी जैसे हम्म। बाइनेंस हो गया या वजीरेक्स हो गया, ये ऐसी कंपनी जेपे हो गया, कॉइनडीसीएस हो गया, ये कंपनीज नहीं चला रही, बट हम्म। कंपनीज के साथ बैंक्स भी जुड़ गई अभी। एक राइट। तो ग्लोबल कंसोर्शियम, ये एक नेटवर्क बन गया, राइट। राइट। जहाँ पे गवर्नमेंट भी हिस्सा है, जहाँ पे गवर्नमेंट बॉडीज है, ऑथराइजेशन वेरिफिकेशन वाली बॉडीज है, बैंक्स है, और ये हम्म। एंटिटीज भी है, और यूजर्स तो है ही, तो तब ये राइट। सॉल्व होगा।
राइट, जिस तरीके से मैं हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ कि एक नेटवर्क बनता है, एक नेटवर्क में एक गवर्नमेंट होता है, तो प्राइवेट बैंक्स होती है, देन अगर कोई पब्लिक एंटिटी होती है जिसके बीच में ट्रांजेक्शन करना था द यूजर्स, तो उस टाइप का एक प्रॉपर हाइब्रिड ब्लॉकचेन नेटवर्क जब बनेगा हमारा, तब जाके ये सारे इश्यूज आई थिंक सॉल्व जी, कर सकते हैं। जी। प्रीटी गुड, प्रीटी गुड। It's directly dependent on the adaptability and participation. जितना या गवर्नमेंट ट्रस्ट करेगी, जितने ज़्यादा एंटिटीज़ आएँगे आपके नेटवर्क पे, उतनी ज़्यादा आपके नेटवर्क की क्रेडिबिलिटी तो बढ़ेगी, फीचर्स बढ़ जाएँगे, एडैप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ट्रस्ट बढ़ जाएगा और यूज़ केसेस तो बढ़ेंगे ही, एप्लीकेशंस भी बढ़ेगा। राइट, तो हमने अभी काफी अच्छा डिटेल कॉन्वर्सेशन हुआ है, अपना हर एक पॉइंट को हमने आई थिंक टच किया है। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज अ रोड मैप फॉर a developer और a beginner, we can call a fresher, और प्रोफेशनल के लिए भी क्या रोड मैप रहेगा अगर किसी को तो ब्लॉकचेन फील्ड में आना है तो? okay, so I'll start with the developer and then I'll try to make it synonymous ताकि प्रोफेशनल्स के लिए भी वो एप्लीकेबल हो। तो सबसे पहले अगर आपको ब्लॉकचेन में घुसना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द की कोर कंपोनेंट्स या कोर एल्गोरिदम्स क्या है टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। ये टेक्नोलॉजी क्यों है, कैसे काम करती है, इसका इंसेप्शन क्यों हुआ और ये इवॉल्व कैसे हुई, अभी इसके एक्चुअल कंपोनेंट्स क्या है, इस पे डेवलपमेंट कैसे होती है, राइट। उसके बाद वाला पार्ट आएगा कि इसके एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं। तीसरा पार्ट आएगा जो हमने पहले डिस्कस किया, परमिशन एंड परमिशन लेस नेटवर्क्स। आप दोनों को एक्सप्लोर करो एज अ डेवलपर और आप देखो कि आपका इंटरेस्ट कैसा है। जैसे कि आपने एक्सप्लोर किया परमिशन साइड पे आप है, राइट। उसी तरह किसी और ने एक्सप्लोर किया तो उन्हें लगा कि वेब थ्री का पोटेंशियल ज़्यादा है या फिर पब्लिक ब्लॉकचेन्स का पोटेंशियल ज़्यादा है क्योंकि उसमें ज़ीरो ट्रस्ट है, ज़ीरो डिपेंडेबिलिटी है किसी गवर्नमेंट पे, किसी सेंट्रल अथॉरिटी पे। तो उन्होंने सोचा कि उसका पोटेंशियल ज़्यादा है तो उस पर जाएंगे। उसमें भी जैसे कि आप परमिशन में चले जाओ या परमिशन लेस में चले जाओ, अलग-अलग इकोसिस्टम्स हैं, उनके अलग-अलग टेक स्टैक्स हैं, राइट? राइट। उसके बाद आफ्टर यू हैव डिसाइडेड कि आपको इंटरेस्टिंग क्या लग रहा है, आपको यूज़ केस कौन-सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, आपको कौन-सा वाला इकोसिस्टम फ्रेमवर्क या टूल अच्छा लग रहा है, जिसमें आप डेवलप कर पाओगे। उसके बाद यू सी द टेक स्टैक इन्वॉल्व्ड। देन अगर मैं जेनेरिक टेक स्टैक बताऊँ, तो ब्लॉकचेन इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ द होल एप्लीकेशन, राइट? राइट। नाउ यू कैन कॉल इट इन वेरी सिंपल टर्म्स, आप उसे एक इवॉल्व डेटाबेस ही बुला सकते हो, जिसको आप ओके। मतलब चेंज नहीं कर सकते, उसमें कुछ अपडेट नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, राइट। राइट। बट इसके अलावा भी एक कंप्लीट एप्लीकेशन, भले वो वेब बेस्ड हो या मोबाइल बेस्ड, उसके लिए अलग अलग टेक स्टैक जरूरी होता है। तो व्हाट आई रादर सजेस्ट इज, अगर आपको टेक्निकल डेवलपमेंट में घुसना है, कोई एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, भले वो स्टूडेंट हो या भले वो एक एक्सपीरियंस इंडिविजुअल हो, ठीक है। और वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि जो आप ब्लॉकचेन के साथ यूज़ करेंगे या यूज़ होगा आपके एप्लीकेशन में वही सीखना है, कोई भी हो सकता है। बट उसको आप एंड टू एंड सीखिए। इसके 2 फ़ायदे हैं, ठीक है। पहला तो ये कि आपकी एक स्किल सेट तो बनी रही है, ठीक है। दूसरा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर एक में आपकी महारत हो गई, तो वो सिमिलर ही होते हैं दूसरे वाले भी। बस बिल्कुल। आपकी टर्मिनोलॉजीज़ बदल जाती है, आपके लिखने का सिंटैक्स एंड ढंग, सिमेंटिक्स चीज से बदल जाती है। जी, सिंटैक्स बदल जाता है, लैंग्वेज बदल जाती है, बट कोर कॉन्सेप्ट जैसे पॉइंटर्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, लिस्ट्स, एरेज़, डेटा टाइप्स, विजिबिलिटी, क्लास। ये सारे सेम ही रहते हैं या सिमिलर रहते हैं, सेम भी नहीं हुआ तो सिमिलर रहते हैं, ठीक है? तो अगर आपने एक सीखा तो कम से कम इट लेज़ द फाउंडेशन कि आप आगे वाले भी सीख लोगे, ठीक है? सेकेंडली, आपको ये पता चल जाएगा कि एक चीज़ मैंने सीखनी शुरू की है तो मैं कम से कम एंड तक टिका तो हूँ, सीख तो लिया। वो तो तीसरी, हाँ, नॉर्मल जर्नी पता चल जाएगी आपकी। हाँ। एग्जैक्टली, तीसरी ये बात है कि इम्पोर्टेंट है। एक तो मैंने बताया था कि इनिशियली किसी को भी अगर स्विच करना है या इस जर्नी में दिखाना है तो व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो इनिशियली जब मैं स्विच कर रहा था तब मुझे भी अपॉर्चुनिटीज मिल नहीं रहे थे और कोई हाँ। मुझे कंसिडर भी नहीं कर रहा था। जो लोग कंसिडर कर रहे थे वो इंटरव्यू में रुला देते थे मुझे, अब मैं रुलाता हूँ इंटरव्यूज में। ओके, बट दैट्स तो या सो इंटरव्यूज बहुत टफ होते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई होती है। आपने भी जॉब्स के लिए अप्लाई किया होगा, उन लोगों को चाहिए होता है कि इनिशियल में ही उनको 4 साल 5 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए। अगर आप हाँ। इनिशियली मौका दोगे ही नहीं किसी को तो उसको एक्सपीरियंस आएगा कहाँ से, राइट। राइट। तो इनिशियली ये वाला टाइम पे बहुत लोग छोड़ देते हैं, तो वो कहते हैं कि 1-2 साल लगा, गिव अप। हाँ, गिव अप कर दिया। 1-2 साल लगा तो लिया, सीख लिया, कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं है, इंडस्ट्री ही खराब है, टेक्नोलॉजी ही बेकार है, चलो यहाँ पे कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं है, दूसरी जगह जाओ। तो अगर ऐसा वर्स्ट केस सिनेरियो आता भी है, आपके पास एक स्किल सेट बिल्ड हुई है ना,
आप उस पे अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो। भले ही आपने पाइथन सीखा हो, जावा सीखा हो, C++ सीखा हो या कोई और लैंग्वेज सीखी हो, कम से कम उसमें आप, गोलैंड रस्ट। हाँ, गोलैंग, रस्ट, आपने कोई भी लैंग्वेज सीखी हो, उस लैंग्वेज से पर्टेनिंग आपके पास एक करियर ऑप्शन तो फिर भी खुला है। तो आपकी कंप्लीट एफर्ट वेस्ट नहीं होती है। दैट्स व्हाट आई फील। सो यू लर्न वन लैंग्वेज, देन आप ब्लॉकचेन के कोर कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी जानते हो, यूज केसेस जानते हो, इसका टेक स्टैक आपने सीख लिया, एक बार आपने वो लैंग्वेजेस सीख लिए, फिर आपने यहाँ पे कोई एक लैंग्वेज सीखी जो भी आपका पर्टेनिंग या पर्टिकुलर फील्ड है या पर्टिकुलर टाइप ऑफ ब्लॉकचेन है, इकोसिस्टम है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आपने उसका सीखा। फॉर एग्जांपल हाइपरलेजर फैब्रिक, किसी को अगर इंटरेस्ट है तो उसने नोड या फिर गोलैंग एसडीके सीखा, राइट। तो अभी उसमें उसने नेटवर्क बनाया अपने प्राइवेट नेटवर्क पे, उसके बाद उसने चेन कोड लिखा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे, उसके बाद अपना बैकएंड बनाया, फ्रंट एंड उसने एपीआई पोस्टमैन या किसी से टेस्ट कर लिया, एक पीओसी कंप्लीट एंड टू एंड बन गई। ऐसे 3-4 और पीओसीज करो, आपका भी स्किल खुलेगा, आपको थोड़ा और आइडिया आएगा इम्प्लीमेंटेशन का। एक बार नॉलेज आ गई, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोर टेक्नोलॉजी आ गई, एक्सपर्टीज ऑन द लैंग्वेज आ गई, फिर एप्लीकेशन भी आ गई, तो आपने, स्पेशली फॉर फ्रेशर्स, आई से दिस, यू नीड टू मेंटेन योर ओन पोर्टफोलियो। कोई एक फ्रंट एंड डेवलपर है तो नेटलीफाई पे अपना ऐप, अपना वेबसाइट होस्ट कर दो, डिजाइन कर दो, हाँ। वो तो फ्री है। बहुत लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, नहीं एक्सक्यूजेस, नहीं, बहुत किया है मैंने तो, मतलब इवन मेरा, सॉरी सॉरी टू कट, बट मैंने एक एक्चुअली, जब मैं खाली था 4th ईयर में, तो मैंने प्रॉपर बच्चों को पढ़ने के लिए एक वेबसाइट भी बनाया, और अभी भी वो लाइव है। मैंने उसको गिटहब पे होस्ट किया था। गिटहब फ्री है, राइट? फ्री और है। वो काफी, एक्चुअली वो सबसे मजे की बात, वो यूज कर रहे हैं, मेरे जो रिलेटिव्स है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो वेबसाइट यूज कर रहे हैं। मतलब वाह यार, आप उसको यूज कर रहे हो, मतलब सच में, मतलब ये ऐसा भी तो होता है। इजंट दैट अ बूस्ट फॉर यू? आपने ये इम्प्लीमेंट किया और लोग हाँ, एक्चुअली यूज कर रहे हैं और आपको फीडबैक दे रहे हैं, ये आपके लिए बूस्ट है कि मैंने देखो इतने एफर्ट से, इतने नॉलेज से मैंने ये बना दिया और वो हाँ। लोगों के काम आ रहा है, तो मैं और सीख के और बनाऊंगा तो और कितना कुछ कर सकता हूँ, राइट। तो वहीं से एक वो जो पता है ना, मोटिवेशन मिलता है कि सोशल कंट्रीब्यूशन करना है यूजिंग टेक्नोलॉजी, तो वो वहीं से आता है। Right. एग्जैक्टली। सो या वंस यू इम्प्लीमेंट दिस, ठीक है, आपने पोर्टफोलियो बनाई, अगर आप बैक एंड डेवलपर है तो गिटहब पोर्टफोलियो बनाइए जैसे आपने बनाया। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर है तो आप ऐसा होस्ट कर दीजिए, नेटलीफाई पे होस्ट कर दीजिए, फ्री है, ठीक है। अगर आप ब्लॉकचेन डेवलपर है तो टेस्टनेट पे डिप्लॉय कर दो, फॉसेट से फ्री के टोकन्स तो मिल ही जाएंगे किसी को भी। और अगर एंटरप्राइज ब्लॉकचेन है तो अपने लोकल अपने लैपटॉप पे होस्ट कर लो, एसडीके बना लो। अगर आप कंटेंट राइटर हो तो आप ब्लॉग्स लिखो, अपना ब्लॉग होस्ट कर लो, वो भी नेटलीफाई पे होस्ट कर सकते हो, नहीं तो कंट्रीब्यूट कर सकते हो, रिसर्च पेपर्स पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। Right. एंड देन सिमिलरली यू कैन कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स आल्सो। हमारी वेब3 कम्युनिटी काफी ओपन है, इनफैक्ट दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेब2 एंड वेब3, इनफैक्ट, कि ट्रेडिशनल अप्रोचेस से हम लोग काफी एक पब्लिक कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच में आ गए हैं, जहाँ पे एक्चुअल पूरी कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन रहता है और बहुत एक्टिव कंट्रीब्यूशन रहता है, अनलाइक अर्लियर जहाँ पे एक टीम सिर्फ डेवलप करती थी और एंड यूजर सिर्फ एक, सिर्फ मैनेज करने थे। हाँ। राइट, एंड यूजर सिर्फ एक कंज्यूमर था आपके लिए, आपका प्रोडक्ट बेचने के लिए। बट वेब थ्री में ऐसा नहीं है, एंड यूजर ना सिर्फ आपका कंज्यूमर है, बट वो आपका कंट्रीब्यूटर भी बन सकता है, आपके यस। डेवलपमेंट प्रोसेस का हिस्सा बन सकता है, आपका वैलिडेटर बन सकता है, आपको कंटिन्यूस फीडबैक दे सकता है, आपका टेस्टर बन सकता है, राइट। तो इन्वॉल्वमेंट, एंगेजमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इसमें। So yeah, I feel if you consider all of this, this is a 5-step process journey. Get the core concepts right, understand the ecosystem, आपको किस में इंटरेस्ट है, build your tech stack, implement it, build your portfolio, and then you network. आप इवेंट्स में जाओ, आप लिंक्डइन को यूज करो, गूगल को यूज करो, आप ऐसे लोगों से कनेक्ट करो जो इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, डिस्कॉर्ड यूज करो, टेलीग्राम यूज करो, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स है, व्हाट्सएप यूज करो, इसमें ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स है, कम्युनिटीज है जिसको आप ज्वाइन करो, पार्टिसिपेट करो डिस्कशंस में, और फिर आपकी नेटवर्किंग तो हो ही जाएगी, आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। एंड नीडलेस टू से, जैसा कि आपने बताया, हैकाथॉन्स का बहुत कल्चर है, हैकाथॉन्स में पार्ट करो, पार्टिसिपेट करो। वहां पे जीतो या नहीं जीतो। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट की हायरिंग वहां से की है। फाउंडर हाँ। फाउंडर गया है, उसने अपना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बनाया। रिसेंटली मैंने एक और पॉडकास्ट किया था, वो मेरे पॉडकास्ट में गेस्ट थे जब मैं होस्ट था, ठीक है। तो मैं उनकी उनकी जर्नी सुन रहा था, तो उनकी, वो मुझसे 1 साल ही बड़े हैं, तो उनका भी थोड़ा सा टेक्निकल बैकग्राउंड है, उन्होंने भी बिटकॉइन माइनिंग से ही शुरू किया था, जैसे मैंने ईथ माइनिंग से शुरू किया था। तो सिमिलरली नाइस। उन्होंने बिटकॉइन माइनिंग से शुरू कर दिया था, अपने कॉलेज के सारे कंप्यूटर्स पे बिटकॉइन माइनिंग लगा दी थी 2011 में, ओके, कंप्यूटर्स नाइस। में, राइट। तो उन्होंने अपने जब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का प्रोजेक्ट का आइडिया सोचा ऑन द इंटरऑपरेबिलिटी फ्रंट,
तो तब उन्होंने सोचा कि लोग कैसे ढूँढूँ, जेन्युइन अच्छे डेवलपर्स कैसे ढूँढूँ? तो वो हैकाथॉन्स में जाने लगे और उन्होंने बोला कि मेरे पास टीम नहीं है, मैं किसी की टीम में आ सकता हूँ। ऐसे-ऐसे करके उन्होंने 3-4 टीम्स को जॉइन किया, वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। ऐसा भी नहीं है कि वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, खाली ऑब्ज़र्व कर रहे थे, ऐसा भी नहीं है, मैनेजर नहीं है वो, बट कंट्रीब्यूटर भी है, ठीक है? तो उन्होंने भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया। ऐसे-ऐसे उनको कुछ लोगों से बॉन्डिंग हो गई, कुछ लोगों का स्किल उन्होंने देखा और वहीं से उन्होंने हायरिंग भी कर ली। सिमिलरली डाओज़ एक ऐसा मीडियम है, डाओज़ में आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस कर सकते हो बहुत सारे। बहुत राइट, सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं। आप वो प्रोजेक्ट्स बना के कंट्रीब्यूट करके गिटहब में आप पुश कर सकते हो और आपका नाम भी दिखेगा, आपके प्रोफाइल का नाम भी दिखेगा कंट्रीब्यूटर्स में एंड दैट्स राइट, राइट, मीडियम, दिखता है। राइट? तो ओपन कंट्रीब्यूशन इज वेरी नाउ लाइक इम्पोर्टेंट फॉर अस। कोई भी अगर हम सिंपल अगर हम इंटरव्यू भी लेते हैं तो पूछते हैं कि आपने कितना कंट्रीब्यूट किया। यू आर अ वेब थ्री स्पेस, आप बोल रहे हो, इतना क्लेम कर रहे हो कि मैं 2-3 साल से हूँ, तो कंट्रीब्यूट कितना किया भाई सोसाइटी में? We used to, when we take interview, we used to ask these things as well, right? So I think ये पॉडकास्ट काफी लंबा भी हुआ है एंड वेरी लाइक बात करके काफी अच्छा लगा। सो एक लास्ट क्वेश्चन है कि टेक स्टैक क्या है इसमें फॉर पब्लिक और प्राइवेट दोनों ब्लॉकचेन के लिए? टेक स्टैक क्या रहेगा हाई लेवल? ओके, सो दिस इज वेरी स्पेसिफिक टू द इकोसिस्टम यू लाइक एंड प्रेफर टू यूज, ठीक है? हर कोई अपने लैंग्वेजेस के साथ आ रहा है, जस्ट लाइक जितने भी एआई जनरेटिव एआई मॉड्यूल्स देख रहे हो आप, सबके अपने अपने एलएलएम मॉडल्स निकल गए हैं। गूगल ने अपना निकाल दिया, तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना निकाल दिया, ओपन एआई वाला, राइट? सिमिलरली ब्लॉकचेन में भी अगर आप परमिशन देखो, परमिशन नेटवर्क्स देखो, तो सबके अलग अलग टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स हैं। जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल दिया था आपको, हाइपरलेजर फैब्रिक है, तो उसमें जो सबसे दो प्राइमरी एसडीकेस जो यूज होते हैं वो नोड एसडीके यूज होता है और गोलैंग एसडीके यूज होता है। गोलन एसटी। मैंने ज़्यादातर नोड पर्सनली यूज़ किया था, बट गोलैंग भी काफ़ी पॉपुलर है। तो ट्रेडिशनल जो जैसे एवेलेजर का मैंने एग्जांपल दिया, वो नोड यूज़ कर रहे थे क्योंकि उन्होंने इनिशियल वर्जन से शुरू किया था। बट जो भी रीसेंट प्रोजेक्ट्स आए हैं, जो पिछले 1-2 साल में बने हैं और हाइपरलेजर फैब्रिक इकोसिस्टम, वो लोग गोलैंग यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हाइपरलेजर एनडी एरीज में आ जाएंगे, तो उसमें पाइथन भी आप यूज़ कर सकते हो, उसमें जावास्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हो, राइट? सिमिलरली अगर आप से फॉर एग्जांपल कोरम में जाएंगे, परमिशन ब्लॉकचेन दैट्स बिल्ड ऑन ईवीएम, राइट? तो कोरम पे अगर आप जाएंगे, वो जेपी मॉर्गन कंपनी वालों ने इनिशिएटिवली शुरू किया था ऑनिक्स टीम में, तो उनका आई थिंक वो लोग सॉलिडिटी यूज़ करते हैं। हाइपरलेजर में भी एक बेसू करके है, तो उसमें भी आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें लिखते हो, सॉलिडिटी में ही लिखते हो। इट्स हाँ, इट्स लाइक तुम प्राइवेट और पब्लिक को किस तरह से इंटीग्रेट कर रहे हो और लाइक Yes, so स्केल कर रहे हो bridges उस and तरह से। bridges and various of these interoperable solutions do exist and be are being researched upon. Needless to say, जब आप L2 या Web3 साइड पे आते हो, उसमें भी हर इकोसिस्टम का अपना है, but the two most prominent languages that are used predominantly today in most of the widely used Web3 ecosystems are, one is Solidity for their अच्छा। smart contract development and the other one is Rust. तो रस्ट। सॉलिडिटी यूज होता है सारे ईवीएम बेस्ड ब्लॉकचेन्स में, जैसे कि आपका इथेरियम हो गया, बाइनेंस हो गया, आपका पॉलीगॉन हो गया, पॉलीगॉन। एवलांच और काफ़ी सारे अलग अलग ब्लॉकचेन्स हैं। सिमिलरली नाउ जो आपका रस्ट यूज होता है, वो सोलाना बेस्ड इकोसिस्टम्स में, सबस्ट्रेट प्रोटोकॉल में, पोल्का डॉट में यूज होता है, और ऐसे ऐसे 2-3 और कॉस्मोस में यूज होता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो रस्ट भी यूज करते हैं। सिमिलरली अगर आप दूसरे ब्लॉकचेन्स जाओगे, जैसे अगर आपको पाइथन में इंटरेस्ट है और आप सोच रहे हो कि पाइथन कोई लैंग्वेज कोई यूज़ करता है कि नहीं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो एल्गोरैंड यूज़ करता है। तो एल्गोरैंड डायरेक्टली पाइथन नहीं यूज़ करता है, पाइटील यूज़ करता है और दैट्स बेस्ड ऑन पाइथन। तो सिमिलर। हाँ, नाउ अगर आपको एक और नया लैंग्वेज सीखना है, जो कि बहुत लोग जा रहे हैं, मुझे कुछ यूनिक सीखना है, तो एक तो आजकल लैंग्वेज बनाना भी बहुत ईज़ी हो गया है। आई थिंक रिसेंटली आपने बनाई थी, मैंने बनाया था। लिटरली मैंने लैंग्वेज बनाया। हमारा फोर्थ ईयर का प्रोजेक्ट ये था, सेल्फ मेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम अच्छा, 3 डेवलपर थे, हम तीनों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया। हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक बहुत अच्छी थी, तो हमने पाइथन नाम क्या रखा था आपने? इंटरप्रेटर यूज किया। नाम अल्फा रखा था उसका। अल्फा, ओके। अल्फा नाम, बट अल्फा आई प्रोग्रामिंग आई लैंग्वेज। डोंट नो अगर आपने रिसेंटली न्यूज़ देखी थी कि नहीं, एक बंदे ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया, उसका नाम है भाई भाई भाई। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? हाँ, तो सिमिलरली लैंग्वेज बनाना तो बहुत ईजी है, बट इफ यू वांट टू गो फॉर नहीं रिलेटिवली इतना भी इजी नहीं है मतलब। मतलब ईजी एज इन वो भी आपको पॉसिबल है, आपके पास में रिसोर्सेज है, यू इफ यू ट्राई यू कैन मेक इट, राइट? हाँ, मतलब टेक्नोलॉजी हाँ, इजी नहीं है, ऑफ कोर्स हम तो रात-रात भर हाँ, जागे हैं अलग-अलग प्रोजेक्ट्स पे, तो हमको तो पता ही है। वही है, बट वही व्हाट है। आई मेंट टू से वाज़ इकोसिस्टम का सपोर्ट बहुत है। अगर आप कहीं पे फँस रहे हो, तो आजकल आपके पास सपोर्ट है। आप अपने प्रोफेसर्स के पास जा सकते हो, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के पास जा सकते हो, दोस्तों के पास जा सकते हो, कनेक्ट करके नेटवर्क्स पे कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो। कुछ नहीं तो पैसे देके फ्रीलांस प्रोजेक्ट ही निकाल दो, कोई ना कोई तो आके बना ही देगा।
ठीक है, अच्छा इंसेंटिव होगा राइट। तो। राइट, अगर आपको ऐसे और थोड़े 2-3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जानने हैं, जैसे कि आई थिंक एडा कॉइन, एडीए का बहुत अच्छा मार्केट कैप है। तो उन्होंने अपना जब ब्लॉकचेन रिलीज किया था आई थिंक सितंबर 2021 में, दे केम अप विद देयर ओन ब्लॉकचेन लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई थिंक वो लोग हैस्केल यूज करते हैं। दैट्स अगेन अ वेरी मैथमेटिकल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्लीटली न्यू। ठीक है, तो जैसे कि सोलाना बन के आया था ईथ किलर, किसी ने एक और लैंग्वेज निकाली थी फॉर अनदर ब्लॉकचेन कॉल्ड फ्लो। तो उसमें कैडेंस यूज होता है। सिमिलरली इट्स एंडलेस। आप अपने इंटरेस्ट देखिए, आप इकोसिस्टम आइडेंटिफाई कीजिए। अगर आपने एक लैंग्वेज पे ऑलरेडी काम कर लिया है, एंड टू एंड आपको आइडिया हो गया है, डिपेंडिंग ऑन द यूज केस आप दूसरा लैंग्वेज सीख जाओगे इफ सीख इट्स जाओगे। इम्पोर्टेंट। राइट। ट्रू। सो आई थिंक काफ़ी अच्छा था। 1 आवर अपना पूरा कंप्लीट हो गया, मुझे टाइमर दिख रहा है यहाँ पे। सो दिस इज़ लाइक व्हाट इज़ योर एडवाइस फॉर बिगिनर्स, दोज़ हू वांट टू स्टार्ट, और योर एनी एडवाइस जनरिक, नॉट जस्ट रिलेटेड टू ब्लॉकचेन, और आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में, फ्रॉम डेवलपर टू द मैनेजमेंट लेवल। आप खुद अपने प्रोजेक्ट भी आपने लॉन्च किए काफ़ी, आप मल्टीपल हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट रहे, स्पीकर रहे। सो व्हाट यू वांट टू एड्रेस टू द ऑडियंस और डेवलपर्स? What's your तो advice? आई वुड से डोंट बी अफ्रेड टू ट्राई आउट थिंग्स। ठीक है, Hmm. एग्जैक्टली कोई आपको नहीं बता सकता कि आपको क्या पसंद आने वाला है या क्या आपको Hmm. करना चाहिए अपने टाइम के साथ और अपने फ्यूचर के साथ। तो आप एक्सप्लोर कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, सीखिए कुछ नया। उसके बाद खुद एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, एंड Hmm. देन आई थिंक यू गुड टू गो। आप एक्सप्लोर कीजिए। Nice. सो डोंट बी Nice. अफ्रेड टू ट्राई आउट थिंग्स। Don't be afraid. I'll also follow this. Don't be afraid. Just try. जस्ट सही है, सही। ज्यादा से थैंक यू ज्यादा क्या सो बुरा मच। हो सकता है? मतलब क्या ही बुरा हो जाएगा। आप फेल हो जाओगे। मतलब आप, बस। आपका प्रोजेक्ट नहीं बनेगा उस टाइम पे। मतलब आपने अगर एम किया 2 दिन में बनाने का, 2 दिन में नहीं बनेगा, हो सकता है 4 दिन में बन जाए। आप कंटिन्यूअसली ट्रू। अगर आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट डाल रहे हो, उसका रिजल्ट आज नहीं तो कल तो मिलना ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम भी कंसिस्टेंस एफर्ट डाल रहे हैं अपना नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए। बिल्कुल। आज थोड़ा टफ लग रहा है, बट ऑफ कोर्स वी नो कल तो हम बना ही लेंगे उसको कैसे भी। एक दिन तो ये लाइव जाएगा, आपसे पूछेंगे कि कहाँ कैसे बनाया आपने। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। बिल्कुल। चलो, थैंक यू सारांश सो मच। आपका ऐसे में सपोर्ट और आपका मेंटरशिप आगे भी लेते रहूँगा। बट आई वुड एडमिट वन थिंग, सारांश ने मेरे इस यूट्यूब जर्नी में काफ़ी हेल्प किया है। मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स आइडिया आते हैं, तो एक बार वो इवैल्यूएट होके आते हैं। सो ही इज़ द वन एक्सपर्ट जो आइडिया को इवैल्यूएट करता है, मुझे डिसीजन देते हैं कि लाइक हेल्प करते हैं कि नहीं अक्षय गलत हो रहा है, ये सही है। सो थैंक्स फॉर दैट एवरीथिंग सारांश। सो काफ़ी अच्छा लगा बात करके। आई होप आपने एन्जॉय किया होगा। ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू अक्षय। थैंक यू सो मच। चलो, थैंक बाय। यू फॉर बीइंग मी। जय। आई होप कि यू एंजॉयड दिस वीडियो अ लॉट। हमने काफ़ी डिटेल में सारांश से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में हम सक्सेसफुल रहे। हमने वी टॉक अबाउट व्हाट इज ब्लॉकचेन, पब्लिक ब्लॉकचेन क्या होता है, परमिशन ब्लॉकचेन क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन्वॉल्वड इन दिस टेक, उसका यूज केस क्या है, राइट? एक बिगनर कैसे स्टार्ट कर सकता है, प्रोफेशनल कैसे स्टार्ट कर सकता है। हमने सारांश का पर्सनल जर्नी देखी, उसकी ब्लॉकचेन जर्नी कैसे थी, व्हाट आर द चैलेंजेस ही फेस्ड एंड हाउ ही ओवरकम ऑल द चैलेंजेस। सो इसी तरीके से मैं और भी एक्सपर्ट्स को लाने वाला हूँ अपने चैनल में, और हम बात करेंगे इन डिफरेंट डोमेन्स, नॉट जस्ट, ये तो एक बहुत बड़ा हाई लेवल व्यू था कि इन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड किस तरह से जर्नी होती है, ये सारांश से रिलेटेड था। उसी तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट फाउंडर्स, ब्लॉकचेन इन्वेस्टर्स, ब्लॉकचेन डेवलपर्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, ऐसे अलग अलग रोल्स पे जो ब्लॉकचेन में लिटरली हैंड्स ऑन काम कर रहे हैं, उन प्रोफेशनल्स को हमारे चैनल पे लाके नॉलेज डिलीवर करने का एक कोशिश करूंगा। तो अगर आपके पास में इन डेवलपर्स के लिए या इन प्रोफेशनल्स के लिए कोई भी सवाल है, या आपका कोई भी एक जनरल सवाल है रिलेटेड टू ब्लॉकचेन या टेक वर्ल्ड, तो फील फ्री टू कमेंट इन दिस वीडियो। सारे कमेंट्स मैं कलेक्ट करूंगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके आगे वाले वीडियोस में मैं ट्राई करूंगा कि वो सारी चीजें कन्वे कर पाऊँ, वो सारे कमेंट्स को मैं आंसर कर पाऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please share, subscribe to this particular channel for more such awesome videos with professionals.
And yeah, please don't forget to share this with your community friends and those who are learning blockchain or those who are teaching blockchain. Actually, this will be helpful for both developers as well as students and as well as professionals too. So thank you so much once again. This video by Rekha Akshay Manohar. Jai Hind.